आज की जो संक्रमण की स्थिति है भारत की, कोरोना की, वो 6,70,000 पर अभी पहुंची है और 19,000 मृतकों की संख्या है। शाम तक, रात तक आशंका है कि ये हम दुनिया में सबसे अधिक तीसरे नंबर के कोरोना संक्रमित देश हो जाएंगे। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि रूस जैसे देशों में, जिनकी अब आज शाम को हमारी और उनकी संक्रमण संख्या बराबर हो जाएगी, उनकी मृतक संख्या हमसे आधी है, हमारी दुगनी है। ये सही है कि इस महामारी पैंडेमिक से मृत्यु दर 4 से लेकर 6% तक ही रहती है और वो करीब करीब कमोवेश एक आध देश को छोड़ करके एक जैसी है। रिकवरी भी करीब करीब उतनी ही है, सबकी बराबर है और अब 60% के करीब पहुंच गई है। तो ये जो पैंडेमिक है इस बार का महामारी, ये कोई अंतिम नहीं है। पिछले संभवतः 100 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में संक्रमण फैलना पहली बार इसलिए हुआ है इतनी जल्दी। महामारियां पहले भी आती थी और फैलती थी, लेकिन तब पानी के जहाज़ों से लोग जो आते थे वो अपने साथ बीमारियां लाते थे। इस बार वायु मार्ग से, विमानों से ये बीमारी भारत में आई और उसको समझने में, उस चुनौती को स्वीकार करने में भारत को बहुत वक्त लगा। करीब 2-2.5 महीना हमने वक्त लगाया ये मानने में कि ये महामारी भारत में प्रवेश कर चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे कि कर्फ्यू, लॉकडाउन वगैरह वगैरह हुआ और सबसे बड़ी बात, जिस खास दृष्टिकोण से मैं आज सारी बात को कहना चाहता हूँ, कि सारी चीज़ों का असर, प्रभाव, कुप्रभाव उस वर्ग पर पड़ा और पड़ रहा है जो सबसे अधिक वंचित है, निर्धन, निसहाय है। और पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने देखा कि लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग अपने काम के स्थान से पैदल, जो साधन मिला नहीं मिला, पूरा माल असबाब सर पर रख के, बच्चे घसीटते हुए, टांगे हुए अपने गांव में चले गए। वहां भी उनको अब काम अभी तक नहीं मिला है। सरकार स्वयं मानती है कि मुफ्त राशन का जो उन्होंने इंतजाम किया था वो 13% ही अभी तक लोगों को बंट पाए। ये जो खाद्य और रसद मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा है। लेकिन मेरा विषय इस समय जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है विशेष तौर पर शिक्षा का। पिछले मार्च से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। मार्च में इम्तहान होते थे स्कूलों के भी और अप्रैल मई से शुरू हो जाते थे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जून तक। बल्कि जून तक स्कूलों का रिजल्ट अप्रैल में आ जाता था और विश्वविद्यालयों का परिणाम जून अंत तक, जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाता था। और सुप्रीम कोर्ट की निर्देश के अनुसार 15 अगस्त तक पूरे भारत में एडमिशन्स बंद हो जाते थे और नया सत्र शुरू हो जाता था। अब क्या हुआ? मार्च से कंप्लीट क्लोजर है एजुकेशन में, कंप्लीट क्लोजर है। अब ये अगर महामारी, जैसा कि प्रोजेक्शंस हैं, ये अभी भारत में पीक पर नहीं आई है। कुछ लोग कहते हैं अगस्त तक आएगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये करीब करीब दिसंबर तक चलेगी और इसका, एक्सपर्ट जो भी कहते हो, इसका असर अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, शिक्षा पर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। बहुत लंबा यानी कम से कम 2-3-4 साल तो रहेगा ही रहेगा। करीब 10 राज्यों ने और बाद में अन्य राज्यों ने भी फॉलो किया
कि एक स्कूलों में जनरल प्रमोशन कर दिया और विश्वविद्यालयों में भी जनरल प्रमोशन हो गया। इम्तहान दिए बगैर ये मान लिया गया कि वे पास हैं। हालांकि अभी तक विश्वविद्यालयों में ये क्लैरिटी नहीं है उच्च शिक्षा में, और यूजीसी की गाइडलाइंस अभी आनी बाकी हैं कि कैसे माना जाएगा। जिस विषय को पढ़ा नहीं, जिस विषय का इम्तहान नहीं हुआ, पढ़ा तो है लेकिन इम्तहान नहीं हुआ, उसके बारे में क्या माना जाएगा। असेसमेंट का क्या प्रणाली विश्वविद्यालय अपनाएंगे, इसकी कोई क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है। तो सब कुछ घटाटोप अंधेरे में व्यस्त है। हम ये समझ लें कि शिक्षा ही एकमात्र वो माध्यम है, वो जरिया है, या वो सेतु है, पुल है, जिस पर चल कर के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है। जो इस पुल से गुजर गया शिक्षा के प्राथमिक, सेकेंडरी, माध्यमिक, सेकेंडरी और हायर। अब ये हायर एजुकेशन या स्कूली एजुकेशन भारत में, इसका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ गया है, और अंग्रेजों ने जैसा चाहा वैसा शिक्षा व्यवस्था उन्होंने बनाई, और वो मुख्यतः तब शिक्षा व्यवस्था वैसी बनी जैसी कि उद्योगों ने चाही। औद्योगिकीकरण हुआ, उद्योग बड़े बड़े बने, उनको बेचने के लिए कंपनियां बनी, कंपनियों को चलाने वाले लोग आए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी, एमएनसीज, उन्होंने अपने अपने मॉडल बनाए सबने, और विश्व शिक्षा का जो एक किस्म से कहिएगा उसको, हालांकि वो शब्द बहुत अच्छा नहीं है, शिक्षा जगत, शिक्षा बाजार, शिक्षा जगत में इस तरह के लोग चाहे गए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के काम के एक खास हिस्से को करने में निपुणता रखते हो। खास तौर पे 10वीं क्लास के बाद ज्ञान, विज्ञान, सोच समझ, नया जानना, ये एक तरफ रह जाता है। और जब विश्वविद्यालयों में लोग उच्च शिक्षा में दाखिल होते हैं तो आजकल अधिकांश, सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश नौकरियों के लिए लोग जो आते हैं उनको उतनी ही शिक्षा दी जाती है जिसमें एक विशेष कार्य में निपुणता उनको मिल जाए, स्किल मिल जाए। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये कंपनियों, उद्योगों के लिए नौकर बनाने की एक प्रक्रिया है। स्किल डेवलपमेंट, ज्ञान से कोई लेना देना इस चीज का है नहीं। तो जो मॉडल बनाया उद्योगों ने भूमंडलीकरण के बाद, वैश्वीकरण के बाद, उसमें ज्ञान, समझ, विश्लेषण, नया, नवाचार, नया विचार, ये कुछ नहीं है। ये अधिकतर कोर्सेज जो हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्सेज हैं। अब इस पे आइए कि क्या होगा कोविड के बाद। जैसा कि अभी हमने 3 महीने का जो हमारा अनुभव है, मार्च के बाद का चौथा महीना है, कि बहुत हद तक, कुछ हद तक, बहुत हद तक भी ऑनलाइन पद्धति से ये संभव है कि बच्चों को सूचना विषयक चीजें भेज दी जाए और समझा भी दिया जाए। उस पर बात अलग करें, बाद में करेंगे कि इसके क्या नुकसान फायदे हैं। और ये 60-70% कोर्सेज ऐसे हैं सब विश्वविद्यालयों में, सरकारी गैर सरकारी, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्सेज। लेकिन इन सब के साथ साथ सारी चीज ऑनलाइन संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या लेबोरेटरीज हैं, ये आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन नहीं इसको किया जा सकता है। अभी हमारा जो पारंपरिक शिक्षा का मॉडल है, तरीका है, उसमें बहुत सी अच्छाइयां भी हैं
और वो अच्छाइयाँ ऑनलाइन पद्धति ख़त्म करेगी। अच्छाइयाँ ये हैं कि अगर हम स्कूल से शुरू करें, तो स्कूल का एक ख़ास इकोसिस्टम होता है। एक ख़ास एक उससे मूल्य एक उसके मूल्य होते हैं। जैसे स्कूल में जब बच्चे आएँगे, तो सब एक तरह की पोशाक पहनेंगे, एक तरह की। कोई अच्छा-बुरा नहीं पहनेगा, कोई घटिया और श्रेष्ठ नहीं है उसमें। एक तरह की पोशाक इसलिए होती है कि सब में एक समानता का भाव बना रहे। एक तरह का क्लासरूम है, सब एक तरह की सीटिंग पर बैठ रहे हैं, एक तरह का पढ़ रहे हैं। कैंटीन में जा रहे हैं या मेस में जा रहे हैं तो एक तरह का खाना खा रहे हैं। ये एक जीवन का मूल्य बनाता है बच्चे के दिमाग में, जिससे सामुदायिकता उत्पन्न होती है, सामूहिकता पैदा होती है। और परस्पर सीखना, पीयर लर्निंग, ये भी स्कूल सिखाता है, कॉलेज सिखाता है, विश्वविद्यालय सिखाते हैं कि जितना हम क्लासरूम में सीखते हैं टीचर से, बच्चे सीखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपस की चर्चा से, बैठने से, उठने से, क्लास के बाहर बात करने से, क्लास के बाहर घरों में लोग बैठ जाते हैं, हॉस्टल्स पे बैठ जाते हैं, तो एक दूसरे से सीखना, पीयर लर्निंग, ये भी एक बहुत बड़ा मूल्य है। विश्वविद्यालय आपको सांस्कृतिक मूल्य देते हैं, तो स्कूल भी बराबरी का, जैसे मैंने कहा आपसे, मित्रता का, सखा सखी बनने का, ये विश्वविद्यालयों में लोग, ये मूल्य है, जीवन के मूल्य हैं। और किसी भी चीज की विवेचना करना, विश्लेषण करना, नया ज्ञान वहां मिलता है जो क्लासरूम में नहीं मिला। उसके बाद बाहर बात करते हैं, मिलते हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जर्नल्स पढ़ रहे हैं, तो नया ज्ञान वहां मिला। और एक और होता है कि एक बड़ा इमोशनल बॉन्ड बनता है बच्चे बच्चियों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में, और छात्र छात्रा अध्यापक के बीच में, स्टाफ के बीच में। आप देखिए स्कूलों में, कॉलेजों में जो स्टाफ होता है, जैसे मान लीजिए सफाई कर्मचारी है, किसी का भी बच्चा होगा उसको भैया करके बुलाएगा। तो ये सब चीज़ें सीखी जाती हैं। ये अलग बात है कि जो यहाँ सीखा जाता है विश्वविद्यालयों में, वो गली मोहल्लों, बाजारों, कस्बों, गाँव में, परिवारों में जाकर कुछ हद तक, काफ़ी हद तक धुल जाता है। वो जो नई चीज़ें सीखते हैं, फिर वो परिवार उनको दूसरी चीज़ सिखाता है। आजकल ये बात उतनी सच नहीं है, लेकिन जब हम लोग स्कूल में थे, आज से समझिए 60 साल पहले, तो परिवार में हम सीखते थे कि जाति है, छूत अछूत है, इसका खाना नहीं खाना है, अपना खाना कोई टच नहीं करेगा। 60 साल पहले। लेकिन आज वो बात नहीं है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज स्कूलों में परिवार अगर मना भी करेगा, तो भी छात्र छात्राएं, बच्चे ये कोशिश करते हैं कि नहीं, ये सब गलत है। और एक किस्म के का साहचर्य भाव, सखा सखी भाव, दोस्त का भाव, मित्रता का भाव उनमें बनता है। ये ऑफलाइन ही बन सकता है, ये ऑनलाइन नहीं बन सकता है। ऑनलाइन में आप जानकारी दे सकते हैं, आप असाइनमेंट्स दे सकते हैं, आप असेसमेंट कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। बल्कि एग्जामिनेशन करके देखा हमने तो बहुत अच्छा हुआ है, पहले से और ज़्यादा एक किस्म से सख्त तरीके से। आप अब जैसा भी एग्ज़ाम है, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कैसा एग्ज़ाम है, ये 3 घंटे का, 2 घंटे का पेन एंड पेपर मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है जो बिल्कुल वाहियात है। और आज तक आप समझिए कि 70 साल हो गए, किसी भी राजनीतिक दल ने आकर इस सड़ी हुई पुरानी शिक्षा व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति की, बच्चे की प्रतिभा का के आकलन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ देखते हैं कि उसने कैसे मेमोराइज किया है। और बड़े से बड़े इम्तहान, यूपीएससी तक के, आईएएस तक के इम्तहान, ये सिर्फ मेमोरी टेस्ट करते हैं कि आपने रटा कितना अच्छा है। उसके बाद जो रटता है उसको 2-1 महीने बाद आदमी वैसे ही भूल जाता है। इम्तहान हुआ, भूल जाओ, किसी काम का नहीं है। और सचमुच में जो रटा होता है
वो बाद में किसी काम आता नहीं है। तो ऑनलाइन में कुछ चीजें संभव हैं, लेकिन उसकी बुराइयां भी जो मैंने आपको बताई उसमें से और लोग सुनते हैं। क्लासरूम में जाता है विद्यार्थी तो टीचर, वो जो 20, 25, 30, 40 बच्चों की क्लास है, बल्कि 60 तक, मैंने कई जगह देखा है कि 60 की क्लास होती है। खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में 60 का सेक्शन होता है, स्कूलों में 40 का। कुछ बहुत अच्छे स्कूल वही माने जाएंगे जिनमें छात्र संख्या और कम हो, 40 नहीं हो, 30 नहीं हो। मेरी दृष्टि में 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए स्कूलों में। जैसे एक स्कूल से मैं जुड़ा हूँ ग्वालियर में, वहाँ हमने क्लासरूम बनाया ही ऐसा कि 24 से अधिक लोग बैठ ही नहीं पाए, तो सेक्शन 24 का ही बनेगा। अब ऑनलाइन मोड में, और अब आप और बातें देखें, हम लोग इसको संक्षेप में करते जाते हैं कि ऑनलाइन मोड में ये कैसे संभव है। पहली बात कि ये ऑनलाइन मोड चलेगा कैसे। पहला चाहिए इंटरनेट, फिर चाहिए हार्डवेयर। आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, आईपैड हो। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बगैर पैसे के हैं नहीं। अगर हम सारी चीज़ों को करते हैं और ठीक से करना चाहते हैं तो अच्छा हार्डवेयर 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक का आएगा, जिसमें बच्चों को ठीक से सुनाई दे और दिखाई दे। क्लासरूम में तो सामने दिखता है और टीचर भी देखता है। वहाँ टीचर सामने खड़ा है, सामने 30-40 बच्चे हैं, टीचर की नज़र हर बच्चे पर है, उसके जेस्चर्स पर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर है, उसके चेहरे पर है कि वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ऑनलाइन में छोटा सा स्क्रीन है, फोन में तो और भी कम है, तो वो देख ही नहीं पा रहा है कि कौन बच्चे हैं, कैसा है, कंफ्यूजन में है कि नहीं है। तो सिर्फ डिलीवरी वन वे है, और ऐसी वन वे है जहां साक्षात फीडबैक नहीं है, जो कि क्लासरूम में संभव है। संभव क्या क्लासरूम में ही होता है। तो अब ये जो करीब करीब 1 लाख रुपए का खर्च है, ये जो वर्कर्स हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, वो अपने बच्चों के लिए कैसे उठा पाएंगे अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो, और होनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये वायरस अंतिम नहीं है। हमें तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें बेस्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, हमें एक ऐसा अमेलगमेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा रसायन बनाना पड़ेगा जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ बच्चों के जीवन की रक्षा करते हुए उनको अधिकतम ज्ञान हम लोग दे सकें। सरकार ने इस पर अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, राज्य सरकारों ने कुछ नहीं सोचा है। हमारे पास, मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, सीधी जानकारी तो मुझे आजकल है नहीं, कि विश्वविद्यालयों में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। वो बैठे हुए हाथ पर हाथ धरे। अगस्त ही अगर मान लिया जाए, डॉक्टर गुलेरिया का कहना है, एम्स के डायरेक्टर का, कि अगस्त तक पीक आएगा, तो अगस्त के पीक को निपटते निपटते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिवाली तक। अब दिवाली तक गया तो पूरा सत्र चला गया, एक बल्कि 2 सत्र चले गए, मार्च से जून, जून से नवंबर, यानी 1 बरस। 1 बरस का नुकसान कैसे पूरा करेंगे, इस पर अभी कोई विचार भारत में कहीं भी नहीं हो रहा है। संगठित स्तर पर, सरकार के स्तर पर, न सरकार को इसकी चिंता है, न राज्य सरकारों को हम देख रहे चिंता है, न केंद्र सरकार को चिंता है, न ये चिंता है कि वो बच्चे जो गरीबों के हैं, मजदूरों के हैं, गांव में रहते हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कैसे होगी, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। इस गांव में तो, बल्कि छोटे छोटे कस्बों में, जो मिड डे मील का एक आकर्षण रहता था स्कूलों में, मुझे मालूम है मार्च के बाद जब बच्चे नहीं आए तो मिड डे मील भी बहुत जगहों की रिपोर्ट है कि नहीं मिला। कागज बन गए, खा पी गए जिनको खाना था, सरपंचों को वगैरह वगैरह, सब ने, बच्चों को कुछ नहीं मिला। तो कुपोषण की भी भारी समस्या न सिर्फ इससे होगी कि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है काम न होने के कारण, इसलिए भी होगी कि जो मिड डे मील की स्कीम थी स्कूलों में,
वो ठीक से नहीं चल पाएगी, चल नहीं पा रही है, बंद है अभी। तो कुपोषण भी होगा, गरीबी भी होगी, बेकारी की मार अलग है, शिक्षा मिल नहीं रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? ये असंभव है। इस समय ऐसा मान के कोई सरकार नहीं चल सकती है। सब कुछ संभव है, इसी देश में संभव है। आखिरकार जब चुनाव होते हैं तो पार्टियां फ्री लैपटॉप की घोषणा करती हैं कि नहीं करती हैं, और देती हैं कि नहीं देती हैं, और फ्री स्मार्टफोन का घोषणा पत्र में जिक्र होता है कि नहीं होता है कि हम स्मार्टफोन फ्री देंगे। तो जब चुनाव में देंगे या चुनाव घोषणा पत्र में देंगे तो अभी क्यों नहीं? आप सबको एक अधिकार के रूप में देखिए, इस आज़ादी के बाद बहुत सारे नए नए अधिकार जुड़े हैं, जैसे राइट टू फूड हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ। तो राइट टू ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक अधिकार बनना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम स्कूलों में बच्चे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, देखिए सारी चीज दुगनी हो जाएगी। आप 40 का क्लासरूम 40 बच्चे नहीं बिठा सकते, 40 में 20 बच्चे बिठाएंगे, यानी क्लासरूम की दुगनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, या फिर शिफ्ट में चलाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की दुगनी हो जाएगी रिक्वायरमेंट। अभी 50-40 बच्चे आते हैं, फिर 20 आएंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाएगी तो आएगी कहाँ से? आखिरकार या तो स्कूल सरकारी अनुदान से चल रहे हैं, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, या फिर बच्चों की फीस से चल रहे हैं। बच्चों की फीस अगर नहीं आएगी तो स्टाफ का पेमेंट कैसे होगा, टीचर्स का पेमेंट कैसे होगा? ये सारे इश्यूज एक साथ जुड़ गए हैं, और ये मेरा मानना है कि ये सब सॉल्व किए जा सकते हैं। इसका सॉल्यूशंस है, इस पर हम लोग सोच सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक तो परफेक्ट ब्लेंडिंग होनी चाहिए आगे की भयावह स्थिति को देखते हुए, कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन पोस्ट कोविड सिचुएशन में कैसे काम करेंगे। दूसरा है कि इस समय भारत में एक रूपता है एजुकेशन में, और लोग चाहते हैं, मैंने देखा है कई बार कोशिश होती है कि सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस, करिकुलम एक जैसा बना दो। ये बहुत मांग होती है, सरकारें बहुत चाहती हैं एक जैसा बनाना, सब चीज एक जैसी होनी चाहिए। सब चीज एक होने का मतलब है कि आप ज्ञान के शत्रु हैं, आप ज्ञान के मित्र नहीं हैं। एक रूपता ज्ञान की शत्रु है। बहुरूपता, विविधता, तरह तरह का ज्ञान, तरह तरह के विचार, तरह तरह का सिस्टम, तरह तरह के लोग, आंचलिकता का उसमें सम्मिश्रण या उसमें पुट आना, ये सारी चीजें भारत जैसे देश में होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो अक्सर जो बात चलती है कि सब एक रूप हो जाए, ये भी गलत है। अंतिम चीज मैं कहते हुए खत्म करना चाहता हूँ कि अभी अपने यहाँ दो सिस्टम बन गए हैं, सरकारी अलग और प्राइवेट अलग। प्राइवेट की बहुत बुराइयां हैं और सरकारी की भी कम नहीं है। प्राइवेट और सरकारी में यदि कोई भी समाज या सरकार एक ऐसा प्रतिद्वंदिता करा दे, प्रतिस्पर्धा करा दे कि एक दूसरे के गुण उसमें से लें, जैसे प्राइवेट सेक्टर की कार्य कुशलता, सुविधा, अगर सरकारी सिस्टम अडॉप्ट कर ले, उसके लिए क्या करना होगा, या इस सारी चीजों के लिए कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना पड़ेगा। आज इतना ज्यादा सरकारी सिस्टम को डिफेंड करने का सरकार का दिमाग बना हुआ है, सारी सरकारों का, एक का ब्लेम नहीं है इसमें, कि मुझे मालूम है जब ये इंडेक्सिंग, ये जो मानव संसाधन मंत्रालय ने NIRF बनाया था, जिसमें इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होनी थी, तो पहली रैंकिंग जब हुई 2016 में, तो उसमें सरकारी विश्वविद्यालय, NITs वगैरह वगैरह काफ़ी पीछे रह गई थी, बहुत सारी। तो भड़कंप हो गया सरकार में कि ये क्या हुआ कि जिन जो जो 100 साल से चली हुई संस्थाएं हैं, 150 साल से, 125 साल से, वो रैंकिंग में पीछे आ गई। तो ये एक सरकारी सिस्टम को बहुत बड़ा धक्का था। मानदंड जो भी बने हो उस समय के, सबकी बैठक हुई, सब लोग बुलाए गए, वही लोग बुलाए गए, सरकारी लोग बुलाए गए, और ये तय हो गया कि अगर हम मापदंडों को बदल दें तो उसमें प्राइवेट वाले आएंगे ही नहीं, और वही हुआ।
अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करेंगे, यानी सरकारी को और गैर सरकारी को एक साथ नहीं दौड़ाएंगे एक नियम के अनुसार, तो एक दूसरे सिस्टम्स की जो अच्छाइयां हैं वो एक दूसरों में नहीं आ पाएंगी। क्योंकि ये मानिए इस समय आज की तारीख में जो प्राइवेट एजुकेशन है वो सरकारी से ज्यादा है वास्तविकता में। आंकड़ों में मत जाइएगा, आंकड़ों में तो बिहार में जैसे मैंने एक बार पता किया था 2.5 करोड़ स्कूली छात्र थे, तो कोई किताब छपनी थी तो पूछा गया कितनी किताबें छपेंगी, तो किसी ने कहा कि 2 करोड़। मैंने कहा आप ही ने कहा कि 2.5 करोड़ स्कूली छात्र हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो एनरोल्ड हैं, आते इतने नहीं। आते कितने आते हैं? उन्होंने कहा 1.5 करोड़ आते होंगे। तो वो कहाँ पढ़ते हैं? वो एनरोल आपके यहाँ हैं लेकिन पढ़ते गांव के ही या कस्बे के प्राइवेट स्कूल में हैं। इम्तहान शायद यहाँ से देते हैं या वहाँ से देते हैं, मुझे मालूम नहीं। तो इस समय यही हाल हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन में 65% से ज्यादा, ये पुराना आंकड़ा है, अब तो 70 पहुंच गया होगा, से ज्यादा विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से पढ़ के निकल रहे हैं। उन एम्प्लॉयबिलिटी दोनों की खराब है, सरकारी की भी और प्राइवेट की भी। वो एम्प्लॉयबिलिटी कैसे अच्छी हो, गुणवत्ता कैसी अच्छी हो, श्रेष्ठ एजुकेशन कैसे हो, विश्व स्तर की कैसे हो, इस पर विचार समाज को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, दलों को करना चाहिए। और ये दुख की बात है कि शिक्षा प्रायोरिटी पर नहीं है, न आज है, न कल थी, न पुरानी सरकारों के पास थी। तो जब तक ये प्राथमिकता पर नहीं आएगा, उच्च शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा या शिक्षा, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य आता है और फिर रोजगार आता है। ये प्रायोरिटी पर नहीं है, प्रायोरिटी पर अब शुद्ध चुनाव है।